औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं। टॉपिक कहने को नया ज़रूर है, लेकिन अब आजकल ये हर एक के ख़ासो आम पर है ज़बान पे कि जिसको जिससे भी पूछो सबको पता है कि कोविड का दौर चल रहा है। और हर हर एक को शायद कोविड के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता है और एट टाइम्स इतना कुछ पता होता है कि वो हर एक को बता भी रहे होते हैं। खैर एनीवेज़, आज हम जो बात करेंगे, आज हम कोविड के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम उससे एक स्टेप और अहेड जा रहे हैं और वो है कोविड की वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम कोविड की वैक्सीन के बारे में बात करें, इसके लिए आज हमने मदऊ किया है डॉक्टर कुर्रतुल ऐन को। डॉक्टर कुर्रतुल ऐन जो है आज हमें बताएँगी कि कोविड वैक्सीन के बारे में और इसके अलावा उसमें क्या अपडेट्स हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर डॉक्टर कुर्रत। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर फरीद आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा-सा अपने अपने बारे में ज़रा बताइएगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि आप कहाँ पर काम कर रही हैं और किस कैटेगरी में काम कर रही हैं? जी ज़रूर। मेरा नाम डॉक्टर कुरतुल ऐन शेख है। मैंने इंटरनल मेडिसिन में स्पेशलाइज़ किया और उसके बाद अब मैं इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ में फेलोशिप कर रही हूँ फ्रॉम इंडस हॉस्पिटल। डॉक्टर नसीम की ज़ेर निगरानी, डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन की ज़ेर निगरानी। ठीक है। जी, डॉक्टर कुरैश। अच्छा, थोड़ा-सा हम ज़रा टॉपिक इससे पहले कि हम वैक्सीन के बारे में बात करें, ये हमें पता है कि जी कि कोविड-19 का जो वायरस था वो चाइना से आया और वो एक था वायरस जो कि आया और फैल गया, पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि अब इसकी अब मुख्तलिफ स्ट्रेन्स आ गई हैं, कुछ उसके वेरिएंट्स आ गए हैं। तो इस बारे में थोड़ा-सा बताइएगा कि ये क्या है? और ये किस किस्म का ये कौन-कौन से वेरिएंट्स हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें? थोड़ा-सा ज़रा-सा ज़ोर से बोलिएगा डॉक्टर प्लीज़। जी जी। ज़रूर। जी डॉक्टर फरीद, वेरिएंट्स जो हैं वो हमें पता है कि वायरसेस जो हैं वो ओवर टाइम म्यूटेट करते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है और वो एक नई सूरत लेकर आते हैं इन ऑर्डर टू फाइट जो भी ह्यूमन वेज होते हैं। हम ये तरीके अपनाते हैं कि हम वायरसेस से बचें और वायरसेस ऑन दी अदर हैंड अपनी सर्वाइवल को मेंटेन रखने के लिए म्यूटेट करते हैं। ये बात बहुत पहले से पता है, कोविड कोई पहला वायरस नहीं है जो म्यूटेट कर रहा है। हमें पता है कि इन्फ्लुएंजा की हर साल एक नई वैक्सीन आती है इसी वजह से, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस म्यूटेट कर जाता है। इसी तरीके से उम्मीद भी यही थी पिछले साल जब कोरोना वायरस आया था कि ये भी म्यूटेट करेगा, लेकिन कब कैसे इसके सब इंतज़ार में थे। और सितंबर से खबरें आना शुरू हो गई थी कि सितंबर 2020 से कि म्यूटेशंस जो हैं वो अब नज़र आ रही हैं वायरस के अंदर। और डब्ल्यूएचओ ने दिसंबर में इसको एक्नॉलेज कर लिया था कि यूके वेरिएंट जो था वो पहला वेरिएंट था जो आया, उसके बाद साउथ अफ्रीकन वेरिएंट आया हमारे पास, फिर ब्राज़ील से एक और म्यूटेंट आइडेंटिफ़ाई हुआ और अब लास्टली इंडियन वेरिएंट आ गया है हमारे पास। वेरिएंट्स तो इससे ज़्यादा भी आइडेंटिफ़ाई हुए हैं, मगर ये 4 इसलिए ज़्यादा गौरतलब हैं बिकॉज़ इनके असरात हैं बीमारी के ऊपर, कि बीमारी किस तरह से प्रेज़ेंट करती है मरीज़ को, कितनी सीवियरिटी से बीमारी होती है और कितनी शिद्दत से फैलती है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन 4 वेरिएंट्स को ज़्यादा हाइलाइट किया गया है साइंटिफिक कम्युनिटी में भी और इसका असर जो है वो होगा वैक्सीन डेवलपमेंट पे इवेंचुअली। फिलहाल तो ये चारों वेरिएंट्स जो हैं वो इन वैक्सीन्स के थ्रू कवर हो रहे हैं। बहुत अच्छे नहीं तो काबिल कदर मिकदार तक कवर हो रहे हैं। यानी अगर हम कहें कि 60-70% कवरेज है इन वेरिएंट्स की भी और कोई भी वेरिएंट ऐसा नहीं है जो किसी भी वैक्सीन से जो है वो कवर ना हो, तो ये ठीक होगा फिलहाल। लेकिन आइंदा इन वेरिएंट्स का क्या बिहेवियर रहता है वो एक रिसर्च टॉपिक है और उस पर लोग काम कर रहे हैं। इवन इन पाकिस्तान हमारे यहाँ लेबॉर्ट्रीज काम कर रही हैं ये देखने के लिए कि ये वेरिएंट किस तरह से आगे इवॉल्व करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुरैश। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या अपडेट्स हैं इस वक़्त कोविड-19 के पैंडेमिक के हवाले से, जो कि मैं समझता हूँ कि एक कॉमन पब्लिक को ज़रूर पता होना चाहिए? देखिए कोविड पे वैसे ही इतना डेटा आ रहा है और इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये तो एक मीडिया इशू बन गया है मोर देन हेल्थ इशू। तो ऑलरेडी लोगों को चीज़ें तो पता होती हैं, लेकिन जो रिसेंटली एक दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उनमें एक तो यही है कि इंडियन वेरिएंट आइडेंटिफाई हुआ है 28 ऑफ मई को और पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक चीज़ हाईलाइट होने के लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ वैसे तो हमारे यहाँ इंडिया से इतनी ट्रैवल नहीं होती है एंड इट वाज़न्ट
एक्सपेक्टेड कि इतनी जल्दी वो पाकिस्तान पहुंचेगा, लेकिन ऑब्वियसली क्रॉस कंट्री ट्रांसफर्स, लोगों का यूएई वगैरह जाना, वहां से आना, तो दीज हम्म, थिंग्स ऑल हैपन विद द रीसेंट ट्रैवल जो हो रही होती है विद ग्लोबल हेल्थ और ये ग्लोबलाइजेशन के साथ। तो इसलिए इंडियन वेरिएंट हमारे यहाँ रिपोर्ट हो चुका है, और दो उसको काफ़ी कंटेन किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वो मजीद नहीं फैला है। लेकिन अगेन बिकॉज दिस इज़ अ रिसर्च टॉपिक और हर लेबॉर्ट्री ये चेक नहीं कर रही होती कि मरीज को कौन सा वेरिएंट है, तो देर कैन बी अ स्प्रेड, दिस इज़ अ पोटेंशियल थिंग दैट इज गोइंग ऑन इन आवर माइंड्स एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। दूसरी चीज़ जो एक अच्छी है वो ये कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का ग्राफ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर जा रहा है, और एज ब्रैकेट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लूजन होके अब 18 प्लस तक आ चुके हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड, एंड being in our current circumstances it is very मतलब बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक एक पिक्चर आपको देता है इंशाल्लाह कि अगर लोग अपने आप को इजीली प्रेजेंट करें फॉर वैक्सीनेशन और इसकी एक्सेप्टेंस बढ़े वैक्सीनेशन की, तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी कोविड इतना ज़्यादा डिजास्टर्स नहीं रहा जितना कि उम्मीद थी। अल्लाह ताला ने बहुत करम किया, लेकिन अगर वैक्सीनेशन भी हो जाती है फॉर पब्लिक स्पेशली अर्बन एरियाज और इस तरह के एरियाज में और हाई रिस्क पीपल में, तो ये फर्दर स्प्रेड को रोकेगा। सही। अच्छा, अब आपने वैक्सीन्स के बारे में बात की है, तो अब इस वक़्त आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे भी और इसके अलावा हर जगह पर लोग इस वक़्त जो है वो वैक्सिनेशंस के बारे में बात कर रहे हैं और अब हर कोई, पहले तो बात ये हो रही थी कि जी वैक्सिनेशन लगाएँ कि ना लगाएँ। लेकिन अब ये बात हो रही है कि जी कि कौन-सी वैक्सीन लगाएँ और क्यों, और ये वाली वैक्सीन ज़्यादा बेहतर है या वो वैक्सीन बेहतर है। तो कोई ऐसी बात है क्या कि जी कि ये कोई ख़ास वैक्सीन है जो कि ज़्यादा बेहतर है और बाकिया वैक्सीन्स बेहतर नहीं है? कुछ इस बारे में आप कुछ बता सकती हैं? देखिए वैक्सीन तो सारी ही इफ़ेक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वैक्सीन जो है वो बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं है और वो यूज़ हो रही है। हमारा मकसद वैक्सीनेशन के थ्रू जो अचीव करना है वो ये कि एक तो मोर्टेलिटीज़ कम हो या ना हो, बेस्ट सिनेरियो तो यही है, और दूसरा सीवियर डिजीज़ कम हो। ये दो चीज़ें जो हैं वो तमाम वैक्सीन इनको प्रिवेंट करती हैं नियरली 99%। 100% तो कोई चीज़ नहीं होती हेल्थ केयर में, तो 99% वैक्सीन जो है वो ये दो चीज़ों को कवर करती हैं। और अगर ये दो चीज़ें कवर हो जाती हैं तो बाकी चीज़ें हमारे लिए कम, ऑल्दो कि वो भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उसकी हेल्थ केयर के ऊपर एक तो बर्डन इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर मरीज़ को शिद्दत से बीमारी नहीं होती, हल्की फुल्की बीमारी होती है, कुछ दिन बुखार आया, कुछ दिन खांसी हुई और फिर वो ठीक हो गया एक आम नज़ला खांसी की तरह, तो उसके लिए ऑल्दो उसके लिए भी ट्रीटमेंट और ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, लेकिन वो इतनी फ़िक्र तलब बात नहीं होती। तो तमाम वैक्सीन्स जो है वो डेथ और सीवियर डिजीज़ को प्रिवेंट करती हैं, इसीलिए हमें ये सोचने के बजाय कि कौन सी लगवाएं, जल्द लगवाने पे जोर देना चाहिए। दूसरी बात ये कि बिकॉज इस वक्त वैक्सीन की कमी है पूरी दुनिया में, मैन्युफैक्चरिंग नीड जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू जो कि सप्लाई हो रही है, तो इस सूरत में हुकूमत ने बहुत ही अच्छे फ्रेमवर्क बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजाइज किया हुआ है लोगों को डिपेंडिंग ऑन देयर हेल्थ नीड्स, डिपेंडिंग ऑन कि उनके कोमॉर्बिड्स क्या हैं, एज ग्रुप क्या है, और हुकूमत ने खुद इन चीज़ों को अपने हाथ में लिया हुआ है कि कौन सी वैक्सीन किसको लेनी है। क्योंकि अगर चॉइस लोगों पे छोड़ी जाए, इवन अगर मेरे ऊपर भी छोड़ी जाए, तो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू टैकल। देयर मे बी वैक्सीन जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हों, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड हैं फॉर सम पीपल, लाइक वेरी सीवियर डिजीजेज, जिनको कैंसर हो, कीमोथेरेपी पर हो, जिनको ट्रांसप्लांटेशन हुई है रिसेंटली, सीवियर इम्यूनोसप्रेशन पर हों, तो इस तरह उस तरह की वैक्सीन, और वो इस वजह से उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि उनकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा है, बल्कि वो इस वजह से रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि उनका सेफ्टी डेटा ज़्यादा वो है, और दूसरी बात ये कि वो इम्यूनोजेनिक ज़्यादा है, यानी कि वो इन लोगों में भी एंटीबॉडीज बनाने का की क़ुव्वत रखती हैं, जो कि ओके, इम्यूनोसप्रेशन पर हों या ट्रांसप्लांट के पेशेंट हों या फिर ठीक है। कैंसर। तो भई अब सारी बात ये है कि बस अब जब एक वैक्सीन लग रही है और इतने सारे लोगों को लग रही है, तो फिर और जब मुझे भी पता है कि जब मुझे वैक्सीन लग जाती है, तो फिर मेरे अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई। अब मैं स्ट्रॉन्ग हो गया। तो फिर भी क्या मुझे ज़रूरत है मास्क-वास्क पहनने की? अब मैं अपना आराम से काम नहीं कर सकता मास्क के बगैर भी? आप क्या कहेंगी इस बारे में? जी, ख्वाहिश तो सबकी यही होती है कि वैक्सीन लगते ही जो है वो आप मास्क उतार दें। लेकिन एक तो नंबर 1 बात ये कि जैसा मैंने पहले बताया कि वैक्सीन जो है वो शदीद बीमारी को रोकती है, और जो है वो
उसकी वजह से मौत को जो है वो प्रिवेंट कर सकती है, उसके अंदर ये वो है। लेकिन माइल्ड डिजीज़ फिर भी आपको हो सकती है और वो ओके। 2 तरह से इम्पोर्टेंट है कि माइल्ड डिजीज़ एक तो आपको होगी तो कुछ नहीं 1 हफ्ता आपका भी प्रोडक्टिविटी लॉस है, आपके जो है वो एक फ़िक्र परेशानी, फिर डॉक्टर के पास जाना, ये सारी चीज़ें। दूसरा आइसोलेशन के अपने इश्यूज़ होते हैं, जब मरीज़ आइसोलेशन में जाता है तो उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है घर वालों पे जो फ़िक्र और परेशानी रहती है। दूसरी बात ये कि वैक्सीन जो है वो असर करने में भी टाइम लेती है। ऐसा नहीं कि जिस दिन आपने वैक्सीन लगाई उसी दिन से आप इम्यून हो गए और ये हुँ, इम्यूनोजेनिसिटी भी वेरिएबल है बिटवीन डिफरेंट पीपल। ये दूसरी डोज़ जिन वैक्सीन की 2 डोज़ेज़ हैं, उनकी दूसरी डोज़ के भी 2-3 हफ्ते बाद जाके आप अपने ऑप्टिमल लेवल ऑफ इम्यूनिटी तक पहुँचते हैं। तो ये समझना कि पहली डोज़ लगाने के बाद हम इम्यून हैं, ये ज़रा-सा प्रीमेच्योर है और दूसरी बात ये कि माइल्ड इन्फेक्शन आपको फिर भी हो सकता है। लेकिन और इस तरीके से अगर आपको सिम्पटम्स नहीं भी होते तो आप दूसरों को ज़रूर स्प्रेड कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ओके, आपके सर्कल में हर कोई इम्यून हो, उनको ये इन्फेक्शन लग सकता है आपके इस रवैये ठीक की है। वजह से। अच्छा अब ये बताइएगा कि अब अगर वैक्सीन चलने लग गई है, ठीक है, तो अब फिर उसके बाद में फिर अब ये तो फिर एक जिस तरह हम दूसरी हम वैक्सीन्स लगाते हैं, तो क्या ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मुझे दे रही है? मैं आराम से फिर अपना मतलब ज़िंदगी भर के लिए मुझे फिर ये कोविड वैक्सीन लगने के बाद अब दोबारा मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुझे दोबारा वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? देखें, अभी क़ब्ल वक़्त है इस बारे में कुछ भी कहना। क्योंकि एक तो वैक्सीन्स के बाद डेटा हमारे पास अभी 1 साल भी नहीं हुआ है वैक्सीन्स को आए हुए, तो हमें नहीं पता कि 1 साल में मज़ीद क्या चेंजेज़ आती हैं वायरस के जीनोम में, किस तरह के जैसे मैंने पहले बताया वेरिएंट्स निकलते हैं और क्या वो ये वैक्सीन्स उनके खिलाफ असर भी करती हैं या नहीं करती। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जैसा हमें पता है कि वायरस जो है वो म्यूटेट कर रहा है, तो इस तरह के म्यूटेंट्स अगर आना शुरू हो गए, तो जो कि इस वैक्सीन से कवर नहीं हो रहे, देन मे बी वी विल हैव टू थिंक अबाउट अपग्रेडिंग दीज़ वैक्सीन्स और डेवलपिंग मोर वैक्सीन्स दैट आर टारगेटिंग दोज़ म्यूटेंट्स। तो इसमें अभी काफ़ी सवालात हैं और कोई हतमी बात कही नहीं जा सकती इसके बारे में। ठीक है। अच्छा अब थोड़ा-सा एक बात ये भी देखें मैं अगर क्योंकि मैं इस वक़्त रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ अ, आम पब्लिक को, ठीक है? तो मेरे सवालात भी बिल्कुल वही हैं जो कि आम पब्लिक के सवालात हैं। और साहब क्या ये बातें हैं कि कितने से हमने सुना है कि जी कि इनको फलाँ को वैक्सीन लगी और उसके बाद में उनको कोविड हो गया। जिसकी एक मिसाल जो है वो हमारे प्राइम प्राइम मिनिस्टर की भी रही और मीडिया पे इतना कुछ आया कि जी कि उनको उनको वैक्सीन लगने के बावजूद कोविड हो गया। तो ये इस बारे में थोड़ा-सा कुछ बताइए। ये तो बहुत गलत बात है। हमने जब एक दफ़ा वैक्सीन लगा ली तो फिर तो कोविड को करीब भी नहीं आना चाहिए ना। तो ये क्या हो गया हमारे साथ? सही, इसका पार्टली जवाब तो मैं दे चुकी हूँ यही कि पहली डोज़ के बाद इम्यूनिटी 2-3 हफ्ते बाद बनती है और वो भी ऑप्टिमल इम्यूनिटी नहीं होती। जैसा कि उस वैक्सीन की स्टडीज़ में या जो प्री ह्यूमन स्टडीज़ हुई हैं उसके अंदर उसकी एफिकेसी देखी गई है। वो पहली डोज़ के बाद कम होती है, दूसरी डोज़ के बाद कंप्लीट होती है, जिन वैक्सीन की 2 डोज़ेज़ हैं। कुछ वैक्सीन ऐसी भी हैं हमारे पास कैंसिनो जैसे है जिसकी 1 ही डोज़ है, तो वो उसी 1 डोज़ से अपनी पूरी इम्यूनिटी ले आती है। तो दूसरी डोज़ जिन वैक्सीन की 2 डोज़ेज़ हैं, उनकी दूसरी डोज़ के 2 से 3 हफ्ते बाद उम्मीद ये होती है कि अब इंसान जो है वो प्रोटेक्टेड है। दूसरी बात इसमें ये है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि उस दौरान अगर आपका प्रिकॉशंस का लेवल कम हो गया, जैसे कि आप पहले मास्किंग कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, लोगों के पास नहीं जा रहे थे, लेकिन एक फ़ॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो इंसान के अंदर आ जाता है कि अब तो मैंने वैक्सीन लगा ली है और जो है वो अब मैं इससे इम्यून हो गया हूँ, तो वो पीरियड बड़ा वल्नरेबल है। और ज़्यादातर हमने भी यही देखा है अपनी प्रैक्टिस में भी और यहाँ पर भी जितने लोगों ने हमें रिपोर्ट किया आफ्टर वैक्सीनेशन कि मुझे कोविड हो गया है, वो ज़्यादातर विदिन 1 वीक और 10 डेज़ ऑफ वैक्सीनेशन आए हैं। तो ओके, हमें पता है कि वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड ही तकरीबन 1 हफ्ते का है। तो ठीक अगर है, वैक्सीनेशन के 10वें दिन उसको इन्फेक्शन हो गया तो इसका मतलब है कि उसने एक्वायर किया अराउंड दैट पीरियड जब उसने वैक्सीनेशन लगाई। तो ठीक है, इस सूरत में वैक्सीन का उसमें कोई कसूर नहीं है, फिलहाल हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये वो पीरियड था जब इंसान जो है वो ऑलरेडी वल्नरेबल था, उसको प्रोटेक्शन मिली ही नहीं। और दूसरी बात है कि जैसा मैंने कहा कि प्रोटेक्शन मिलने के बाद भी माइल्ड इन्फेक्शन हो सकते हैं और यही देखा गया है कि जितने लोग वैक्सीनेट हुए उनमें जितनों ने भी हमें रिपोर्ट किया है यहाँ पे इंडस में कि उनको पोस्ट वैक्सीनेशन इन्फेक्शन हुआ है वो सब बहुत माइल्ड डिजीज के साथ प्रेजेंट किए 1 से 2 दिन के अंदर उनके सिम्टम्स रिजॉल्व हो गए
या कुछ ओके, तो सिम्पटम्स हुए भी नहीं और सिर्फ ठीक इंसिडेंटली है, पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव। सही। अच्छा अब ये बताइएगा कि चलें ये तो सारी चीज़ें हो गई, आजकल लोगों को बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और आम पब्लिक को अभी भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि वैक्सीन कैसे लगाया जाए। तो क्या तरीका है, लोग कैसे अपने आप को वैक्सीन लगाने के लिए कैसे रजिस्टर करें और क्या करें? क्या प्रोसीजर फ़ॉलो करें? देखिए, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। गवर्नमेंट ने बहुत ही ईज़िली एक्सेसिबल रखा है इस चीज़ को, ताकि ये ऐसा ना हो कि एक ही जो है वो टियर के अंदर रुक जाए वैक्सीन, जो पढ़े-लिखे लोग हैं सिर्फ़ वही लगा सकें और दूसरे लोग नहीं लगा सकें। आपको पता है पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की यूज़ बहुत ज़्यादा है, तकरीबन हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है, अगर नहीं भी है तो घर में किसी एक शख्स के पास तो है ही। और बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप 1166 पर अपना एनआईसी नंबर जो है वो भेज दें, एसएमएस कर दें और कुछ देर में या एक दिन के अंदर मैक्सिमम 24 घंटों के अंदर आपको एक मैसेज आएगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपको रजिस्टर कर दिया गया है और आपका कोड क्या है। वो कोड ओके, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हुकूमत ने ट्रैक रखना है कि किस किस को वैक्सीन लगी है, कितनी डोजेज लगी हैं, कौन सी वैक्सीन लगी है, ये सारा डेटा एक सेंट्रलाइज डेटा बैंक में जा रहा है फॉर द गवर्नमेंट यूज। तो वो कोड आपको अपने साथ लेके जाना है और अब तो ये भी हुकूमत कह चुकी है कि आप किसी भी करीबी मरकज़ पे रजिस्ट्रेशन के बाद किसी भी वक्त जा सकते हैं। तो ठीक अब है, तो अपॉइंटमेंट वाली जो सिचुएशन थी वो भी वो भी खत्म हो गई। अच्छा ये बताइएगा कि क्या ये सिर्फ़ उन्हीं लोगों को वैक्सीन लग रही है जिनको अब तक कोविड नहीं हुआ है या वो लोग भी लगवा सकते हैं कि जिनको जिनको कोविड हो गया और वो सेहतयाब हो गए हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कोविड इन्फेक्शन होने से इंसान को इम्यूनिटी नहीं मिलती। ये अच्छा, शुरू में जब कोविड आया था उसी ज़माने में इस पे तहकीक की गई थी और ये पता चला कि इम्यूनिटी जो है वो कुछ अरसे रहती है, अगर रहती भी है तो और सबके अंदर इतनी बनती भी नहीं कि वो रह सके और इंसान को दूसरे इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके। इसीलिए ठीक है, वैक्सीनेशन लाज़मी है, चाहे आपको कोविड हुआ हो या नहीं हुआ हो। या नहीं हुआ? और इसमें सिर्फ ओके, ये एहतियात करनी ज़रूरी है कि अगर सीवियर कोविड हुआ है यानी अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी या वेंटिलेटर पर गया था मरीज़, तो उस सूरत में 4 हफ्ते का वक़्फ़ा कम से कम देना चाहिए इंसान को रिकवर करने के लिए। और ठीक इसकी है, भी वजह ये नहीं है कि उस सूरत में वैक्सीनेशन नहीं हो सकती, वैक्सीनेशन बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वैक्सीनेशन का रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा आएगा अगर आप 4 हफ्ते बाद कराएँ। ठीक है। ये बताइएगा कि कितनी वैक्सीन्स लगनी है? मतलब कौन यानी कितने डोज़ेज़ लगने हैं, कौन-कौन से वैक्सीन के? इसको ज़रा सा एक शॉर्ट से ब्रीफ करके बताइएगा कि क्या क्या हर वैक्सीन के 2 डोज़ेज़ हैं या कुछ वैक्सीन्स के सिंगल डोज़ भी है? और कितने दिन के बाद? अच्छा, हमारे पास पाकिस्तान में इस वक़्त जो है वो तकरीबन 5 किस्म की वैक्सीन हैं। साइनोफ़ार्म है, साइनोवैक है, कैंसिनो है और फाइज़र है। इसके अलावा एस्ट्राज़ेनेका? एस्ट्राज़ेनेका है, ये गवर्नमेंट के प्लेटफ़ॉर्म से हैं। कुछ अरसे के लिए स्पुतनिक भी अवेलेबल हुई थी, लेकिन वो प्राइवेट प्लेटफ़ॉर्म से थी और उसकी जो है वो सप्लाई इतनी कंसिस्टेंट नहीं थी, तो उसको हम इतना ज़्यादा फ़ॉलो नहीं करते। लेकिन ये जो फाइज़र है, कैंसाइनो के अलावा बाकी जितनी भी वैक्सीन्स मैंने बताई हैं, उन सब की 2 डोज़ेज़ हैं। सिर्फ़ ठीक है, कैंसाइनो एक वैक्सीन है जिसकी सिंगल डोज़ है। जिसकी सिंगल डोज़ है। ओके। छोटा-सा सवाल एक और ये कि थोड़ा साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं कि वैक्सीन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि कॉमन से लोगों को लोग जो कि उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं? देखिए, जितनी भी जगह पे देखा गया है और हमारे यहाँ भी जितनी एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग हो रही है, उसमें मेजॉरिटी लोगों को या तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ या फिर माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, जिसके अंदर वैक्सीन की जगह पे दर्द, हल्का बुखार आना, हाथ में दर्द और हल्की-सी फ्लू लाइक कंडीशन, जो कि किसी भी वैक्सीन के साथ ठीक है, होती है। जिन लोगों ने हाँ, बच्चों हो को सकता है। वैक्सीन लगाई है, उन्हें पता है कि बुखार आता है बिल्कुल ठीक वैक्सीन है। लगाने वाले दिन। अच्छा, आपका ताल्लुक चूँकि इंडस हॉस्पिटल से है और ये कि आप इस को ये लीड भी कर रही हैं तमाम चीज़ों को। आप ये बताइएगा थोड़ा-सा कि इंडस हॉस्पिटल के अंदर वैक्सिनेशन का क्या सिलसिला स्टार्ट हुआ है और क्या इंडस हॉस्पिटल भी वैक्सिनेशन कर रहे हैं? ये इस बारे में बताइएगा इंडियन प्लीज़। हॉस्पिटल भी अब अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन सेंटर है। 4 o'clock के बाद यानी शाम को 4 बजे के बाद ये वैक्सीनेशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर सर्व की जा रही है और उसके लिए गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन कोड होना ज़रूरी है। 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक ये वॉक इन बेसिस पर हमारा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर ओपन है। ओके और ये आकर कोई भी आम आदमी लगा के लगा सकते हैं। ये अभी भी हमारे पास जो है ये 18 साल से बड़े यानी कि लोगों को लग रही है?
सबसे बड़े उम्र के ही लोगों में लग रही है वैक्सीन और कोई भी आके लगवा सकता आगे लगा और ये हफ्ते के 7 दिन है या 6 डेज़ अ वीक है? है। आई थिंक 6 डेज़ अ वीक है। 6 डेज़ अ वीक संडे है। को। ओके, ठीक है जी। तो थोड़ा-सा इस बारे में अब आप आखिर में हम इसको रैप अप करेंगे। तो आप कोई अगर आप मैसेज देना चाहें पब्लिक को अबाउट द कोविड वैक्सीन और इसके अलावा जनरल प्रिकॉशंस ऑफ कोविड, ये थोड़ा-सा ज़रा-सा अगर आप एक शॉर्ट सा बता सकें? जी, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारे लोगों से कि देखें डॉक्टर्स रिसर्चर्स जो भी इस फील्ड में अभी एक्टिव हैं कोविड के ऊपर काम करने में, वो सब पिछले 1 डेढ़ साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप भी उनकी मेहनत को एक्नॉलेज करें और बजाय इस किस्म की अफ़वाहों पे जो आए दिन हम सुनते रहते हैं मीडिया के ऊपर रिलेटेड टू वैक्सीन्स एंड रिलेटेड टू कोविड, उन पर यकीन ना करें। किसी ऑथेंटिक जगह से उसकी वेरिफिकेशन करवाएं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाके आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं जो न्यूज़ आपने सुनी है, बजाय उसको मजीद फैलाने के और उसके ऊपर काम करने के। दूसरी बात ये कि जैसा कि वैक्सीनेशन अब मैंने कहा बताया कि ये अवेलेबल है अबव 18 के लिए, तो अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन सबको आप इसकी तरफ राग़िब कीजिए कि वैक्सीनेशन कराई जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन हासिल करें और पाकिस्तान इन लॉकडाउन से निकले और तरक्की की राह पर गामज़न हो। और आमीन। अगेन थर्ड पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये कि वैक्सीनेशन के बाद आपने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग को छोड़ना नहीं है, इनको आपने उसी तरीके से आगे कैरी ऑन करना है। जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह डॉक्टर कुरैतुलैन। नाज़रीन आज डॉक्टर कुरैतुलैन हमारे साथ थीं और आज उन्होंने हमें जितनी सारी मुफ़ीद बातें बताई हैं, उम्मीद है कि ये ना सिर्फ़ ये कि आप भी इसको ये कीजिए कि आपने भी सुना है और आप दूसरों से भी आप शेयर करेंगे और आप ज़रूर बताइए कि ये तमाम वैक्सीन्स वग़ैरह कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ अपना और अपने गिरदो-नवा का, अपने अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। वैक्सीनेशन लगाएँ, इसके अलावा मास्क ज़रूर पहनें, डिस्टेंसिंग रखें, हैंड वॉशिंग को प्लीज़ ज़रूर कीजिए उसको एक फ़ॉलो करें। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होंगे और इंशाअल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।